अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतकाले इक़्तिदार शुरू हो चुका है और पंजाब असम्बली का इजलास सबसे पहले इस सिलसिले में हुआ, जहां पर मुंतखब अरकान की हलफबरदारी हुई। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों और मखसूस नशिस्तों के शामिल होने से 201 अरकान की अक्सरियत हासिल हो गई है, जिसके बाद नून लीग ने मरीम नवाज़ को पंजाब में पहली बार खातून वज़ीर आला बनाने का फैसला कर लिया है। इंतकाल इक़्तिदार का अमल शुरू हो चुका, जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने आज सुबह पंजाब असम्बली का इजलास शुरू किया तो पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और नून लीग के अरकान असम्बली नारेबाजी और शोर शराबे के बाद इजलास को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। दोबारा इजलास शुरू हुआ तो 9 मुंतखब तमाम अरकान से स्पीकर पंजाब असम्बली ने हलफ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब कल खुफिया राय शुमारी से होगा। इजलास पंजाब असम्बली में होने वाली कार्रवाई के बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे। तो हमें ज्वाइन किया है बलोच ने और इमरान भट्टी ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इमरान भट्टी, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि इजलास बिलाखिर हो गया और तमाम अरकान ने हलफ भी ले लिया। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने भी अपने कागजात जमा करवाने थे, तो क्या वो जमा हुए? जी देखें, 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए ऐलान किया गया और कागजात नामजदगी और उनकी जांच पड़ताल के लिए 5:20 तक का वक्त दिया गया है कि 5:20 तक कागजात नामजदगी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जानिब से जमा करवाए जाएंगे और उनकी जांच पड़ताल भी मुकम्मल होगी। उसके बाद फिर कल ऐलान किया गया कि हफ्ते के रोज़ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। इस सिलसिले में हुकूमती इत्तेहाद है और जो अपोजिशन इत्तेहाद बनने जा रहा है, उनकी जानिब से अपने अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो कागजात हैं वो जमा करवाए गए हैं और उनकी जाँच पड़ताल का अमल जारी है। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि अपोजिशन के इत्तेहाद में बैठने की तरफ जा रही है, उनकी जानिब से मलिक अहमद खान बुचर जो हैं वो स्पीकर के उम्मीदवार होंगे और इसी तरह डिप्टी स्पीकर के लिए मोइन रियाज कुरैशी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उम्मीदवार होंगे। तो अब से कुछ देर कबल चीफ व्हिप थे जो कौमी असम्बली में सबका आमिर डोगर, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असम्बली भी हैं, वो भी पंजाब असम्बली आए हुए थे। उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि हमारे जो अरकान हैं तकरीबन 98 के करीब अरकान आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ईवान में मौजूद थे और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 215 के करीब अरकान ने हल्फ उठाया। इस तरह 313 के करीब अरकान ने हल्फ उठाया और 371 का ईवान है पंजाब असम्बली का। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मियां असलम इकबाल की गैर मौजूदगी का मामला भी उठाया गया था। सब्तैन खान से जब इस हवाले से बात हुई और इसी मामले पे हंगामा भी शुरू हुआ, वो मामला फिर कहां तक पहुंचा? जी देखें, जब ये स्पीकर अपनी नशिस्त पर बैठे और कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान थे, 9 मुंतखब अरकान, उन्होंने ये स्पीकर के सामने मामला उठाया और मियां असलम इकबाल की हवाले से। तो उस वक्त स्पीकर ने ये रिमार्क्स दिए थे कि मियां असलम इकबाल कहाँ हैं, अगर वो पुलिस की कस्टडी में है तो उनको यहाँ पे लाया जाएगा और मैं उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी करूँगा। ताहम उसके बाद मियां असलम इकबाल पुलिस की जानिब से अभी तक कोई इतला नहीं कि मियां असलम इकबाल उनकी कस्टडी में हैं या नहीं। ताहम ये ज़रूर है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 मुंतखब अरकान थे और आमिर डोगर जो कि रुकन कौमी असम्बली बने हुए हैं वो भी आए हुए थे, उनकी जानिब से ये बात का इंदिया ज़रूर दिया गया है कि मियां असलम इकबाल जो हैं वो हल्फ उठाना चाहते हैं और हल्फ उठाने के लिए वो पंजाब असम्बली आएंगे। ताहम आज वो पंजाब असम्बली मियां असलम इकबाल नहीं पहुँचे। मियां असलम इकबाल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से वज़ीर आला के नामजद उम्मीदवार भी हैं। ज़रूरी था कि जो सब्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उन्होंने वाज़े कर दिया था कि मैं अपने जो अरकान हैं 9 मुंतखब पंजाब असम्बली के, उनको प्रोड्यूस करूँगा, उनके प्रोड्यूसिंग के ऑर्डर जारी करूँगा ताकि वो पंजाब असम्बली पहुँचे और अपना हल्फ उठा सके। ताहम उसके बाद जब कार्रवाई मुलतवी की गई, 45 मिनट का वक्फा दिया गया था नमाज जुमा के लिए, उसके बाद दोबारा इजलास शुरू हुआ तो फिर स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने तमाम जो 9 मुंतखब ये बताइएगा कि अभी 27 नशिस्तें उन पर नोटिफिकेशन नहीं हुआ और इस हवाले से सब्तैन खान की जानिब से भी कहा गया कि 27 नशिस्तें ताहाल खाली हैं। उस बारे में क्या इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं? जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो इस बारे में क्या कहती है? जी देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो पूरी उम्मीद है कि उनका एक आइनी हक है, कानूनी हक है, क्योंकि उनके पास ईवान में नशिस्तें हैं। तो उनको जो इन मखसूस नशिस्तें हैं और अक़लियती नशिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस की जाएँ और इसके नोटिफिकेशन का इंतज़ार भी किया जा रहा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। जबकि स्पीकर जब ईवान में आए थे उन्होंने भी कहा था कि ईवान को मुकम्मल होना चाहिए और मुकम्मल ईवान होगा तो उसके बाद ही जो है ईवान की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। असम्बली का पहला इजलास हुआ और तमाम मुंतखब अरकान
ने आज हलफ लिया। इमरान भट्टी मौजूद थे और तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे। इमरान भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कौमी असम्बली की। और खबरें सामने आ रही हैं कि कौमी असम्बली का इजलास भी 26 फरवरी को तलब कर लिया जाएगा और तमाम मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। और अब ये देखना यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन MQM के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे। जी हाँ, और उससे पहले कल सिंध असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है और इस इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी किया जाएगा, अरकान की हलफ बर्दारी भी होगी। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए सीनियर तर्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपके वक्त का। पंजाब असम्बली का इजलास सबसे पहले हो गया है, अरकान की हलफ बर्दारी भी हो गई है। पहले तो ये बताइएगा कि नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ किस हद तक उन्हें चैलेंजेस दरपेश होंगे और जितनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है तो कितना मुश्किल होगा मरीम नवाज के लिए परफॉर्म करना सुबह? देखिए, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की बात तो बाद में आएगी। अव्वल तो ये कि आपको भी इल्म है कि तमाम जो है वो स्क्रिप्टेड हुआ है। जो भी गेम प्लानर थे या जो भी थी, अब मैं नहीं स्टेट में जाऊंगा, हर वक्त चीज बाहर आ चुकी है। और गालिबन यही वजह थी कि अभी कल अहमद सईद किरमानी जो बड़े सीनियर लीडर थे लाहौर के नून लीग के, वो एक्सेप्ट करते हैं कि मियां नवाज शरीफ का नाम क्यों वापस लिया गया, क्योंकि हमें सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। और वही समझते थे कि वो अक्सरियत में आएंगे तो नवाज शरीफ होते। ये आपको नहीं पता, आप लाहौर में हैं, कि किस तरीके से इलेक्शन हुए और कराची में क्या हुआ और बाकी जगह हुआ। और उससे बढ़कर जो प्री पोल रिगिंग 3 तरह की हुई ना, वो तो 45 में भी नहीं जाए। सबसे बड़ी पार्टी से आपने निशान ले लिया और उसका मकसद ये था कि उन सीटों से महरूम किया जाए। अब गौर कीजिए कि कौमी असम्बली में इमरान खान की हुकूमत 4 वोटों पे खड़ी थी। जब उन्हें हटाया गया तो जो शहबाज शरीफ की हुकूमत आई वो 4 वोटों से खड़ी थी। कितने 4 वोट अहम होते हैं। अब आप पंजाब असम्बली में कह रहे हैं कि आप 27 उनको नहीं दे रहे, कौमी असम्बली में उनके हिसाब से उनके 30 अरकान बनते हैं, 4.3 के हिसाब से वो नहीं दे रहे। तो मकसद ये कि आप जब इस लोगों को नजर नहीं आ रहा कि अब तो यानी बदतरीन से बदतरीन मुखालिफ, आज मैं देख रहा था कि वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले और जो हर एक के साथ दिन गुजारते हैं वो तक इकरार करते हैं कि ना जेल में बैठा हुआ आदमी जीत गया। आपने एक फेक मैंडेट दिया है और खुदा न करे तो अच्छा हुआ अगर इस वक्त जिस पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, अगर वो यूथ जो है सड़कों में निकल आए और अगर ऐसी नौबत आ गई तो ये असम्बलियां क्या है। मुझे साहब पंजाब में तो चले क्लियर मेजॉरिटी है इस वक्त नून के पास, जैसे भी आई हो, लेकिन अगर हम वफाक की बात करें वहाँ पर तो ये मखलूत तर्ज हुकूमत या ये कह लें कि PDM 2 वहाँ पर हमें नज़र आ रही है, वो कितना मुस्तहकम खुद होगी और कितना मुस्तहकम मुल्क को कर पाएगी। अब आप खुद देखिए ना, आपके लाहौर में यानी क्या नहीं कहा आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि जाती उम्र के वज़ीर आज़म नहीं देंगे, घर में घुस के मारेंगे, 8 फरवरी को दिल को दौरा पड़ेगा। नहीं, ये सब तक तो मेरे ख्याल में वो अल्फाज तो शायद बानी तहरीक समझ के वो करे। अब जिस तरह वो साथ बैठे हुए थे, अब किस तरह मिला है वो भी हमें पता है। सबसे पहले जो है वो चाइना ने इनको इस इंतखाबी नताइज को तस्लीम किया है। बाहर से नामा कहाँ से करके आपने लंगड़ी लूली एक सादा अक्सरियत गवर्नमेंट बना दी और आपको आज हरकोलियन जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मसाइल का सामना है। औरतें आपके लाहौर में अभी तक जेलों में हैं, मिलिट्री कोर्ट में 102 बैठे हैं। इस तरह के कभी इलेक्शन, आप लोग यंग लोग हैं, हमने भी पूरी सियासी तारीख देखी है, इस तरह के इलेक्शन के लिए ऐसी गवर्नमेंट अगर आप बना लें, ये तो ऐसा लगता है कि बच्चा सक्का की हुकूमत है। वो एक जमाने में काबुल में बनी थी, उस वक्त कोई नहीं मिला था हुक्मरान, इसको आप वो कहेंगे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिस तरह मरीम बीबी कह रहे। हाँ, मैं फिर भी ये कहता हूँ कि अगर जेन्युइनली पंजाब में कम से कम असम्बली की हद तक मुस्लिम लीग नून को एक सादा अक्सरियत हासिल थी, जिसे आपने उस अक्सरियत को में मजीद आप क्योंकि पैनिक ही हो गए तो आपने धड़ाधड़ डालने शुरू कर दिए। मैं ख्याल 8 सीटें शायद नेशनल असम्बली की ऐसी होती थी, अब 15 कौम सूबाई असम्बली की होंगी, यहाँ लूज करते थे, लेकिन ये पैनिक ही हो गए, इन्होंने डबल कर दिया। कराची में आप गौर कीजिए, MKM को आप अपने नुमाइंदे से पूछे 17 MNA की सीट मिल सकती नहीं। तो ये जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, KP में आपने कहा नहीं, बलूचिस्तान का क्या हाल है, वहां आपने ये करा। ये पूरा इलेक्शन मजाक बन गए हैं, सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है, पूरा
अच्छा मैंने कहा मुजाहिद ना, साहब बताइएगा कि हमने इससे कट्टर कबल देखा है पीडीएम की हुकूमत हम देख चुके हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग का इत्तेहाद भी देख चुके हैं, लेकिन जब हमने देखा कि निगरान सेटअप आया तो पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे को तनकीद करती रही इंतखाबी कैंपेन में। अब दोबारा से ये एक पेज पर हैं, साथ बैठे हैं, ये इत्तेहाद कब तक चलेगा? एक तो पेज में इनको तो बिठाला गया है, क्योंकि इन दोनों को पता है कि इनकी जो अक्सरियत इन्हें किस तरह हासिल हुई है। क्या कराची में एक इख्तियार बेग साहब होते हैं, कौमी असम्बली के रुकन मंतखब थे, 5वें नंबर पे आए थे, और क्या क्या पैसों का लेन देन मालूम हुआ है। आप तो यानी माशाल्लाह इतने कवर कर रही हैं, यानी ये लोग, ये अहमकों की जन्नत में खुद रहते हैं, ये लोगों को समझते हैं कि वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मुजाहिद साहब साथ रहिएगा। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हवाले से बात कर लेते हैं। जदून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब असम्बली का इजलास आज पहला था, अरकान ने हलफ उठा लिया है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए भी कागजात जमा होंगे। पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक क्या प्रोसेस क्या है, किस तरह से जो है तमाम तर मामलात मंतकी इंजाम तक जाएंगे? देखें, ये पार्लिमानी, इस तरह आपने भी कहा है, सबसे पहले तो जो भी मेंबरान होते हैं वो ओथ लेते हैं। ओथ लेने के बाद वो मेंबर बन जाते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर पहले स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, फिर उसमें उसके बाद जो है वज़ीर आला का इंतखाब होगा। तो अब जो उन्होंने स्केड्यूल दिया होगा कि किस दिन कागज़ जमा कराने हैं, तो उस दिन के बाद फिर आगे जो भी बंदे आते हैं स्पीकर के कॉन्टेस्ट के लिए, तो उनकी बाकायदा वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद फिर जो है स्पीकर बन जाएगा, फिर डिप्टी स्पीकर, और फिर उसके बाद वज़ीर आला का इंतखाब होगा। जदून साहब एक कानूनी नुक्ता उस पर हमारी रहनुमाई फरमाएगा। अभी 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने करना है। माजी में ये होता रहा है कि जब तक तमाम नोटिफिकेशन एक साथ आते हैं और उसके बाद फिर असम्बली इजलास बुलाया जाता है और हलफ बर्दारी होती है, लेकिन अब की बार कुछ हमें मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आ रही है। इस पर कानून क्या कहता है, और अगर ये 27 नशिस्तें अभी तक वैकेंट हैं, इसका ऐलान नहीं किया गया, तो इस पर क्या होगा आइंदा? देखिए, वो तो नोटिफिकेशन किसी को होना चाहिए, अगर वो बाकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी है तो नोटिफिकेशन तो डिले नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी ने ओथ एक दिन नहीं लिया है तो वो 10 दिन के बाद भी ले सकता है, हफ्ते के बाद भी। आपको तो पता है चौधरी निसार 5 साल सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं, और उन्होंने 5 साल तक ओथ नहीं ली थी। तो वो ओथ पे अभी तक कोई ऐसी आईनी और कोई कॉन्स्टिट्यूशन लीगल पाबंदी नहीं है कि कितने दिनों के अंदर जो है जो मेंबर है वो ओथ ले, या उसका जो नोटिफिकेशन जब इलेक्शन कमीशन करता है तो वो प्रॉपर मेंबर बन जाता है। लेकिन अभी जदून ओथ साहब के लिए कोई कोई ऐसा ऐसी पाबंदी प्रेसिडेंट नहीं है पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि नोटिफिकेशन इस तरह से रोके गए हों? नहीं, नोटिफिकेशन मुझे अब एक केस बाय केस नहीं पता किसका नोटिफिकेशन रोका गया है, लेकिन अब मैंने कहा है अगर लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो तो नोटिफिकेशन फौरन इशू होना चाहिए। जदून साहब ये मखसूस नशिस्तें हैं, ये मखसूस नशिस्तें हैं, यहाँ पर कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये मखसूस नशिस्तें हैं, अक़लियती उम्मीदवारों की हैं, तो इस पर तो नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए था। नहीं, मखसूस नशिस्तों का ये इशू है ना कि देखें उनकी पार्टी दूसरी पार्टी के साथ जो है वो इलाक कर रही है, और उसी पार्टी की वो फिर मखसूस नशिस्तें सवर होंगी। अब ये है कि किसी अगर पार्टी ने उस वक्त लिस्ट नहीं दी है, या 2-3 अगर उसने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दे दी है, तो उसमें लीगल ये है कि अगर वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है वो दोबारा उसके मेंबर चाहते हैं, तो अगर उसको सीटें रिजर्व ज्यादा मिलनी है तो वो फिर नाम दे सकता है इलेक्शन एक्ट के तहत। तो अभी नहीं पता कि उनकी जो पार्टी के साथ काम हुआ पहले उसने कोई लिस्ट ही नहीं दी है, तो फिर लिस्ट तो एग्जॉस्ट ना हो, इन्होंने कोई लिस्ट दी नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता कि पीटीआई हमारे साथ मिल जाएगी और इनकी सीटें इतनी बन जाएंगी। तो हो सकता है इसमें कोई लीगल जो है इशू हो, और फिर ये कोर्ट में चले जाए। इस पर जब कानूनी कार्रवाई होगी तभी मालूम होगा। मुजाहिद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, हमने इस इलेक्शन के बाद फेडरेशन को बहुत वीक देखा। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाकर खुश है, नून लीग को पता है पंजाब में वो एक मजबूत हुकूमत बना लेगी, लेकिन हमने सेंटर में देखा, विफाक में देखा कि कोई भी जमात संजीदा नहीं थी इब्तदाई दौर में या पहले कि वो आकर हुकूमत बनाए। तो आपको लगता है कि इस इंतखाबात में ये तासुर उभर कर सामने आया है कि 18वीं तरमीम के बाद फेडरेशन बहुत वीक हो गई है? ठीक है, तो मेरे बड़े काबिल एहतराम है जदून साहब से मेरे, और उसूली तौर पर इन्होंने ओहदा भी छोड़ता है, लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक पूरा वेल प्लान्ड प्री पोल पहले रिगिंग की गई, और बदकिस्मती से उसमें जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उस वक्त जो है अदालत का फैसला मानने से इनकार कर दिया था, कि जब उनसे कहा गया था कि आप इजलास बुलाएं पंजाब और सिंध गवर्नमेंट का, और इसके मायने इनका कोई रोल ही नहीं था। अभी आप गौर कीजिए कि जो पंजाब असेंबली में आने के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को पेशावर हाई कोर्ट से जमानत देनी पड़ रही है, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट पे एतमाद नहीं है। जदून साहब कभी ऐसा हुआ है? आपकी कोर्टों को तकसीम कर दिए,
आप जज बहुत तस्लीम हो गए से आपके। मुजाहिद साहब इस हवाले से जो खदशात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। देखना यह है कि इन्हें एड्रेस अब किस प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़िया का जहांगीर जदून साहब माहिर कानून वो भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की तारीफ के मुताबिक जमहूरियत मंजिल नहीं बल्कि मुसलसल सफ़र का नाम है। ये सफ़र अफराद और अक़वाम को मौशी और समाजी तरक्की की राह पर ले जाता है और ये निज़ाम बुनियादी हकूक़ और आज़ादियों का एहतराम सिखाता है। पाकिस्तान में मौजूद जारी निज़ाम ना तो अफराद और कौम को मौशी तरक्की दे सका और ना ही समाज तरक्की कर सका। वज़ारत ख़जाना की रवा माली साल की जारी करदा मालियाती रिस्क स्टेटमेंट चीख कर पाकिस्तानी मईशत को कर्ज में जकड़ी कौम का पता दे रही है। हुकूमती इदारों के खसारे अपनी जगह, मालियाती डिसिप्लिन और निज़ाम गवर्नेंस भी खसारे का शिकार है। इस निज़ाम से तंग शहरियों का क्या कहना है और वो किस किस्म के निज़ाम की बात कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं जाहिद गफ्फार की एक स्पेशल रिपोर्ट। एक और इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन मुल्क का माशी और माशरती निज़ाम जुगातू है। क्या मौजूदा सियासी निज़ाम अवाम के मसाइल हल कर पाएगा? क्या महंगाई, अफलास, गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो पाएगी? क्या अवाम मौजूदा सियासी निज़ाम से मुतमईन है या इस सियासी निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं? आइए जानते हैं अवाम से। क्या आप इस मौजूदा सियासी निज़ाम से मुतमईन हैं? मेरा ख्याल है इस वक्त आप किसी ठेले वाले से भी पूछेंगे ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी कहेगा बिल्कुल नहीं, इसको चेंज होना चाहिए, लाजमी दूसरा निज़ाम होना चाहिए, बिल्कुल फेयर निज़ाम होना चाहिए। अरे कौन सा सदारती निज़ाम हो, इस्लामी निज़ाम हो, कौन सा निज़ाम? सदारती निज़ाम का तो हम लोगों ने आज तक तजर्बा ही नहीं किया है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो हमेशा से यही निज़ाम चला है, जो आज तक हम गुलामी कर रहे हैं सबकी, पूरी दुनिया की। तो ये निज़ाम नहीं चाहिए का मतलब। इस्लामी निज़ाम बुरा नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। आपने वोट कास्ट किया? नहीं सर, मैंने वोट कास्ट नहीं किया। वोट मैंने सिर्फ इसलिए कास्ट नहीं किया, ये सोच के कास्ट नहीं किया कि मुल्क में कोई काम होता ही नहीं है। सही है, हमारे मुल्क का निज़ाम ही सही नहीं है। आप देखें, आप जैसे अफगानिस्तान है, हमारे बाद आज़ाद हुए, कितना अच्छा मुल्क बना, कि उनका मौजूदा निज़ाम, सदारती निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, वो सब अच्छा है। हमारा अच्छा नहीं है। नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं। उधर निज़ाम अच्छा होना चाहिए। जब नौजवान को कारोबार मिलेगा जब तो मुल्क खुशहाल होगा। सदारती निज़ाम और इस्लामी निज़ाम अवाम के मसाइल हल कर पाएगा? इसको जल्द से निकाल पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। एक करके देखो, इस्लामी जमहूरियत ऑफ पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। इधर इस्लामी निज़ाम चलेगा तो मुल्क कामयाब होगा ना हमारा। जब इस्लामी निज़ाम ही नहीं होगा तो मुल्क कैसे कामयाब होगा? हर चीज़ जो है इंसान की पहुंच से दूर हो चुकी है। इंसान क्या खरीदेगा, क्या खाएगा? मुझे ये बताइए ना कि पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, आटा, तेल, घी। अगर गरीब आवाम जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है, वो किस तरह से पूरा करेगा? कौन सा निज़ाम है जो आप समझते बेहतर है? निज़ाम तो जो है क्या कहते हैं, इस्लामी ममालिक है तो इस्लामी निज़ाम होना चाहिए यहाँ पे। बाकी तो सब ऐसी फ्रॉड है। ये जो सियासी निज़ाम है किस तरह मसाइल हल कर पाएगा? देखिए जनाब, ये तो मसाइल तो आपको पता ही है कि हल होते ही नहीं है, ना कोई संजीदा हल करने में। लेकिन ये कौन फरीदा था वोट का जो हमने इस्तेमाल किया, ये सोच के किया, जिसको भी हमने दिया कि शायद ये काम करे और ये मुल्क की तरक्की के लिए कुछ अपना किरदार अदा करे। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं सियासी दंगल जो हुआ है और कोई ऊँट जो है ना किसी घर में नहीं बैठ रहा। कभी ये होता है कि सदारती हो सका सदारती निज़ाम आ जाए, सदारती निज़ाम ही इस्लामी निज़ाम, क्योंकि वो भी मुसलमान ही है जो बैठेगा, तो वो इस्लामी निज़ाम भी ला सकता है। मौजूदा सियासी निज़ाम है, ये आवाम को सियासी जो दलदल में फंसी हुई है, आवाम मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, इस मसाइल में छुटकारा दिला पाएगा ये निज़ाम? जो निज़ाम ये जो आ रहे हैं ना, वो खर्च करके आ रहे हैं ना, वो अपना तो खर्चा निकालेंगे, वो हमसे निकाले हैं ना। कौन सा निज़ाम बेहतर है? सदारती निज़ाम होना चाहिए, कोई एक आदमी के हाथ में सब कुछ हो। ये जो मिल बांट के आने वाला निज़ाम है ना, वो सही नहीं है। आपने वोट कास्ट किए? जी, वोट क्रॉस कर दिया। और तवक्को तो ये था चेहरा ईमानदार बंदा आ जाए वो पाकिस्तान के हालात ठीक करते हुए। अगर हमारे वोट से होते था ना तो कब से हालात ठीक हो जाता था। पता नहीं, हमारे वोट से पता नहीं है, हालात ठीक नहीं हो रहे। रोज़ बरोज़ जो है माशियत तबाह हो रहे, मुल्क गिर रहे, महंगाई बढ़ रहे। अभी से हाल क्या है? हम तो सदारती का निज़ाम का क्या नाम है वो है, सदारती निज़ाम अच्छा है। सदर ईमानदार आ जाएगा, सब कुछ सही करेगा, अगर मेहमान आ जाएगा तो वैसा वैसा होगा। अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। अवाम ये चाहती है कि मुल्क में ऐसा सियासी निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव के या बगैर किसी ब्लैकमेलिंग के मुल्क को तरक्की पहुँचा सके और अवाम के मसाइल हल कर सके। जी।
कराची के अवाम की राय आपने जान ली। इस निज़ाम के हवाले से उनके जो खदशात हैं उनका क्या कहना है वो आपने देख लिया। हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। वारिस बिन आज़म ने वहाँ पर आवाम से बात की है और वो किन तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इज़हार कर रहे हैं खुसूसन मौजूदा निज़ाम के हवाले से, आइए देख लेते हैं। और इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ लेकिन मुल्क का माशी और माशरती निज़ाम जूं का तूं है। क्या मौजूदा सियासी निज़ाम अवाम के मसाइल हल कर पाएगा? गुर्बत, अफलास, महंगाई, बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी? क्या अवाम इस निज़ाम से मुतमईन है या इसमें बेहतरी चाहते हैं? क्या आपने इस बार वोट डाला था? हाँ, मैंने डाला था वोट। क्या आपको लगता है कि जो ये मौजूदा निज़ाम है ये मुल्क के लिए बेहतर है? मुल्क के मौजूदा निज़ाम जो है ना बहुत हमारा गंभीर है। पहले आप पेट्रोल महंगा कर दिया, फिर गैस महंगी कर दी, फिर आपने और खाने चीज पीने की चीज़ महंगी कर दी। दिहाड़ी वही है, पगारदार वही है, कैसे गुजारा होगा? आवाम तो मुश्किल में है। इसको निज़ाम को बल्कि सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। अपने जमहूरियत चला रहे हो तो जमहूरियत चला लो, जे आप सजादी निज़ाम चला रहे हो तो एक तो रखो कम से कम। इस्लामी निज़ाम ले आ रहे हो तो हम मुसलमान है, हम चाहेंगे इस्लामी निज़ाम हो और लेकिन हम उस तरीके से चलें जाओ जो आवाम को रिलीफ मिले ना। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा निज़ाम है मुल्क के लिए बेहतर है? नहीं, मुल्क के लिए जो इस्लामी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है वो बेहतर है। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। मुल्क में कौन सा निज़ाम होना चाहिए? सदारती, जमहूरी या इस्लामी? आप क्या समझते हैं? इस्लामी निज़ाम नाफिज होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निज़ाम, अदल और इंसाफ, पूरा पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए और अदल होना चाहिए। बिल्कुल कत्ल गारत, बेईमानी, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। जो जुर्म पेशा हो उसको सजा दी जाए। बिल्कुल ये नहीं कि पैसे देकर उसको छोड़ दिया जाए। बिल्कुल चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, उसके लिए कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मुल्क में कौन सा निज़ाम बेहतर हो जो मुल्क को ये मसाइल है इसके दलदल से निकाल सके? देखिए, निज़ाम तो मैं कहता हूँ कि जो अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला जो अपने कुरान और हदीस में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, नबी की सुन्नत है, उसको चलते हुए जमहूरी रास्ते को इख्तियार करते हुए हमें चाहिए कि हमारे हुक्मरान इस रास्ते पे चलते हुए अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर आवाम को रिलीफ दें। ये निज़ाम राइज करें, ये निज़ाम लेकर आएँ जिसमें एक आम आदमी, आपको, मुझे, ये जो 22-25 करोड़ आवाम है उनको रिलीफ मिल सके। निज़ाम ऐसा हो जो कि अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल पैरा होने चाहिए। इस्लामी मुल्क होना चाहिए। दिन हमारा पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम से बना होना चाहिए और इसमें जो इस्लाम हमारे लिए ज़रूरी है। तब हम मुसलमान, हमारा मुल्क है, इस्लाम को जो ज़रूरी दिया जाए। आप चाहते हैं कि मतलब मुल्क में कि इस्लामी निज़ाम हो? हाँ, हम चाहते हैं कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम हो क्योंकि हम मुसलमान है ना। पाकिस्तान हमारा इस्लाम के नाम से मुल्क आज़ाद हुआ, तो हम चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम हो। जो ये मुल्क में जो मौजूदा निज़ाम आ रहा है ये बेहतर होगा मुल्क के लिए? कुछ पता नहीं भाई, आगे आगे क्या होगा। पहले भी ऐसी था, इतनी महंगाई कर दी थी, पेट्रोल, आटा, दाल, चीनी सब महंगी कर दिया। तो कहते हैं सख्त निज़ाम आए। कौन सा निज़ाम है जो मुल्क की बेहतरी के लिए निज़ाम आए? इस्लामी निज़ाम, अमन मान हो, इस्लाम की तरह, क्योंकि इस्लाम पाकिस्तान जो है इस्लाम के ऊपर ही हासिल किया गया था भाई। लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, औंधा ही चल रहा है निज़ाम, उल्टा सीधा। कौन सा निज़ाम ऐसा हो जो मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर है? आप क्या समझते हैं भाई? जिस वजह से ये मुल्क बना था वो था निज़ाम मुस्तफ़ा, और कलमे के नाम पे इस मुल्क की बुनियाद पड़ी थी। वो सेकुलर मुल्क से हम इस्लाम के नाम पे इधर आए थे, पाकिस्तान कुर्बानियाँ दी थी। ताहम यहाँ पे फिर वही सेकुलरिज्म है, यहीं पे भी वही मंदिर खोले जा रहे हैं उन जगहों पर, और इसीलिए इस मुल्क में अज़ाब आ रहा है। तो ये मुल्क बना था इस्लामी निज़ाम के लिए, तो यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज किया जाए, ये मेरा मुतालबा है। अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। अवाम ये चाहती है कि मुल्क में ऐसा निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग के मुल्क को तरक्की पहुंचा सके और अवाम के मसाइल हल हों। जी। हैदराबाद के बाद अब रुख करते हैं फैसलाबाद का और जानते हैं कि फैसलाबाद की आवाम क्या कहती है। आया वो इस निज़ाम से मुतमईन है या नहीं? किरण शहजादी की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अभी अमल मुकम्मल हुआ लेकिन मुल्क के मुआशी और माशरती निज़ाम जूं का तू है। क्या गुर्बत, अफलास, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा हो पाएगा? कैसा निज़ाम होना चाहिए? सदारती निज़ाम या इस्लामी निज़ाम और सियासी निज़ाम? अवाम क्या चाहती है? आइए जानते हैं अवाम की राय। आप क्या कहते हैं कि मुल्क में कौन सा निज़ाम आना चाहिए? जो सदारती निज़ाम है, सियासी निज़ाम है, वो तो अंग्रेज़ का निज़ाम है। तो हम बीइंग ए मुस्लिम, हमारे लिए जो ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो अल्लाह की किताब, होली बुक है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इस्लामी निज़ाम ही हमारे मुल्क में हर चीज़ की बेहतरी के लिए बेहतर है, गामजन है। तो जो हमारे जितने भी प्रॉब्लम हैं वो इस्लामी निज़ाम से ही हमारे ख़त्म हो सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। आज तक जितने भी सियासतदान आए हैं, कोई भी सियासी
ऐसा अच्छा भी निज़ाम नहीं बना सके कि जिसकी वजह से हम लोग खुश हो जाएं, हमारे लिए सहूलियत हो। जमहूरियत एक नाम है जी, आसानी पैदा हो जाएगी, आपके मुल्क में रोज़गार होगा, ये वो वादे करते हैं, ये आते हैं। लेकिन हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक कोई ऐसा लीडर हमें दे जो इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने में हमारे मुल्क में एक अहम किरदार अदा करे। मुल्क में कौन सा निज़ाम आना चाहिए? मुल्क में सदारती निज़ाम आना चाहिए जो कि महंगाई को कम करें और लोगों की परेशानियाँ जो दिन ब दिन बढ़ी जा रही है उसको कंट्रोल करें। ये मुल्क हमारा पाकिस्तान इस्लाम के निज़ाम पे, इस्लाम के नाम पे, कलमा पाक के नाम पे बना है और इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम ही हर मसले का हल है। ना सदारती निज़ाम, ना पार्लियामेंट, ये नहीं चल सकता क्योंकि हमारा इस्लामी निज़ाम अदल व इंसाफ पे है। मईशत को बेहतरीन तरीके से चलाने का, सूद से पाक मईशत के, जिसमें खैर बरकत भी है। आज हम आप इस्लामी निज़ाम पे पूरी तरह अमल करते, ये सारे मसाइल जो हमारी गुर्बत का है, जहालत का है और इन सारी चीज़ों का जो है हल हमें सारा कुरान पाक के अंदर इस्लामी निज़ाम के अंदर मिल जाएगा। मुल्क में कौन सा निज़ाम होना चाहिए? बस सदारती निज़ाम होना चाहिए। मुल्क के लिए बेहतरी के लिए सदारती निज़ाम अच्छा है और लोगों को इससे फेवर मिलेगी, लोगों को अच्छा गवर्नमेंट अच्छा निज़ाम देगी इंशाल्लाह। मुल्क में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आता कोई ऐसा जो है ना लीडर है जो इस्लामी निज़ाम ला सके। लेकिन मुल्क में जो कुछ हुआ ये आप लोगों के सबके सामने है, जो खिलवाड़ हुआ है। लेकिन मुझे कोई भी ऐसा सियासी नज़र नहीं आ रहा कि जो इस मुल्क को संभाल सके। सदारती और इस्लामी निज़ाम आना चाहिए जो मुल्क को इस टाइम जिसकी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जितनी महंगाई इन्होंने मचाई हुई है उसमें आवाम बहुत तंग हुई पड़ी, बहुत परेशान है और हमारे हालात बहुत तंग हुए पड़े। मुल्क में कौन सा निज़ाम आना चाहिए? इस्लामी निज़ाम आवे, सियासी खत्म किया जाए, मुल्क अमन होवे, गरीब आवाम को सहूलत मिले। इस्लामी निज़ाम ही ठीक है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि उसमें सूद वगैरह नहीं होगा, लोग दीन की राह पे चलेंगे तो बेहतरी आएगी। मैं तो यही कहूँगा कि इस्लामी निज़ाम ये मुल्क को बेहतर बना सकता है। अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। अवाम ये चाहती है कि मुल्क में ऐसा निज़ाम आए जो बगैर किसी दबाव और बगैर ब्लैकमेलिंग के पूरे मुल्क को तरक्की पहुँचा सके और अवाम के मसाइल हल कर सके। अवाम के जो मसाइल हैं वो इस निज़ाम से हल हो पाते हैं या नहीं, इस बारे में अवाम की राय आपने जान ली। अब देखना ये है कि जो ऐवान बाला में बैठे लोग हैं वो इस बारे में कब सोचते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।